Hello dear students, welcome in English class. How are you? I hope you are happy and healthy with your friends, with your family. Today's topic is idioms or phrases. Today I will teach you how to use idioms or phrases in our sentences. This topic is very important for you, for the students of intermediate course, as well as it is important for competitive exams. इडियम्स और फ्रेजेस का यह सेकंड पार्ट के रूप में आज एक टीचिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके फर्स्ट पार्ट में भी आपको इडियम्स और फ्रेजेस के इम्पॉर्टेंट यूजेस बताए गए थे। जैसा कि उसमें बताया गया था कि इडियम्स क्या है, फ्रेज क्या है। इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जिनके अर्थ पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन के रूप में। उसका आंसर लिखा होता है, जिसमें से आपको उसके सही अर्थ को सिलेक्ट करना होता है। और इंटरमीडिएट कोर्स में यूज करने के लिए आता है कि इडियम्स और फ्रेजेस का यूज करिए अपने सेंटेंस में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देयर आर 12 इडियम्स और फ्रेजेस बिफोर यू। आपके सामने 12 इडियम्स और फ्रेजेस हैं। अब इनका यूज कैसे करेंगे, इनका मीनिंग क्या है, ये आपको बताया जा रहा है। पे योर अटेंशन। जैसा कि फर्स्ट है एट द 11th आवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर? शाब्दिक अर्थ हुआ 11वें घंटा, लेकिन शाब्दिक अर्थ का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह हुआ एट द 11th आवर का मतलब एट द लास्ट टाइम। एट द लास्ट टाइम अर्थात अंत समय पर। एट द लास्ट टाइम का मतलब अंतिम समय पर। तो एट द 11th आवर का मतलब हुआ एट द लास्ट टाइम, अंतिम समय पर। अगर इसका यूज वाक्य में करना हो तो आप एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें एट द 11th आवर आ जाए। जैसे ही रीच्ड द स्टेशन एट द 11th आवर। ही रीच्ड एट द स्टेशन एट द 11th आवर व्हेन द ट्रेन वाज लीविंग। इस तरह से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। सेकंड है एन एप्पल ऑफ वन साइज। शाब्दिक अर्थ कुछ दूसरा होगा, किसी की आंखों का सेब, लेकिन कोई अर्थ नहीं। इसका अर्थ हुआ वेरी डियर। वेरी डियर अर्थात बहुत प्यारा। एन एप्पल ऑफ वन साइज का मतलब किसी की आंखों का तारा, अर्थात वेरी डियर, बहुत प्यारा। अब आपको यूज करना हो अगर वाक्य में तो क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं, आप वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। पहले हिंदी में करें वाक्य का निर्माण, पुनः उसका इंग्लिश बनाएं अर्थात ट्रांसलेट करें उसका। जैसे मोहन इज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आईज। मोहन इज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आईज। वंस का मतलब किसी का। अब यहाँ किसी का नाम दिया, जैसे हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का, अर्थात किसी की आंखों का तारा। तो यहाँ पर हम किसी का नाम दे सकते हैं, मदर, फादर, पेरेंट्स आदि आदि जो भी हो। तो आपको बता गया कि मोहन इज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आईज, अर्थात मोहन अपने माँ बाप के आंखों का तारा। इसी प्रकार थर्ड है एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता दक्ष। दक्ष का मतलब निपुण।
जानकार, जिसे आप एक्सपर्ट कह सकते हैं, एक्सपर्ट, निपुण हो। एट होम इनका मतलब में निपुण, अर्थात किसी चीज में निपुणता उसको प्राप्त हो किसी व्यक्ति को। जैसे कि माई फ्रेंड इज एट होम इन मैथमेटिक्स, माई फ्रेंड इज एट होम इन मैथमेटिक्स, अर्थात मेरा मित्र गणित में निपुण है। इसी तरह नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत नजदीक, वेरी नियर, वेरी नियर। इसका अगर यूज करना हो वाक्य में तो आप लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, अर्थात मेरे दोस्त का मकान मेरे मकान से बहुत नजदीक ही, वेरी नियर। तो माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। इसी तरह नेक्स्ट है आ रेड लेटर डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आ रेड लेटर डे? रेड लेटर डे मीन्स होता है इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, एन इंपॉर्टेंट डे। नाउ यू हैव टू यूज this idiom in your sentence. Republic, the Republic Day is a red letter day in Indian history. गणतंत्र दिवस भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। The Republic Day is a red letter day in Indian history. ऐसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ। साधारण अर्थ हुआ कुत्ते और बिल्ली का जीवन। तो कुत्ते और बिल्ली के जीवन का मतलब झगड़ालू जीवन, क्वेरलिंग लाइफ, क्वेरलिंग लाइफ। झगड़ालू जीवन अर्थात ऐसा जीवन जिसमें आपस में झगड़ा होता है। जैसे सम हस्बैंड्स एंड वाइफ्स लेड अ कैट एंड डॉग्स लाइफ इन सोसाइटी। इन सम हस्बैंड्स एंड वाइफ्स लेड अथवा लिव अ कैट एंड डॉग लाइफ इन सोसाइटी, अर्थात समाज में कुछ पति और पत्नियां झगड़ालू जीवन व्यतीत करते हैं, कैट एंड डॉग्स लाइफ लीड करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है वाइज, विद्वान, विद्वान, स्कॉलर, वाइज। इसका यूज करेंगे पंडित नेहरू वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। इसी तरह किसी के लिए आप ये इडियम यूज कर सकते हैं, वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज। शाब्दिक अर्थ है फूल्स मीन्स मूर्ख का, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग का मतलब काल्पनिक आनंद, काल्पनिक आनंद, इमेजिनरी जॉय, इमेजिनरी जॉय, काल्पनिक आनंद। इस तरह से अगर इसे वाक्य में यूज करना हो तो आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड विशेज टू बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी
पुनः आप सुने, माई फ्रेंड विशेज टू बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी, इट इज हिज अ फूल्स पैराडाइज, अथवा इज इन अ फूल्स पैराडाइज, अर्थात मेरा दोस्त शहर का सबसे रईस आदमी होना चाहता है, यह उसका फूल्स पैराडाइज है, काल्पनिक आनंद, इट इज हिज फूल्स पैराडाइज। इसी तरह नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ घड़ियाली आंसू। घड़ियाली आंसू का मतलब अब फॉल्स टीयर्स, झूठा आंसू बहाना, फॉल्स सैडनेस, झूठा दुख व्यक्त करना, क्रोकोडाइल टीयर्स होता। इसको यूज करेंगे, द मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स और द डेथ ऑफ हर स्टेपसन, अर्थात मां अपने सौतेले बेटे की मौत पर घड़ियाली आंसू रोती है, अर्थात उसे अंदर से दुख नहीं है, लेकिन दुख वह प्रदर्शित कर रही है, क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रही है। मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स और द डेथ ऑफ हर स्टेपसन, ऐसा यूज कर सकते, कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। नेक्स्ट है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है ऑल द रिलेटिव्स। क्रोकोडाइल टीयर्स को आपको बताया गया था फॉल्स सैडनेस अथवा फॉल्स टीयर्स। किथ एंड किन का मतलब सभी रिश्तेदार, जितने भी रिश्ते हैं, नाते रिश्ते जितने भी हैं, वो सभी किथ एंड किन होते हैं, ऑल द रिलेटिव्स, ऑल द रिलेशंस। इसको यूज करना हो तो माई फ्रेंड इनवाइटेड his kith and kin in the marriage party of his brother. My friend invited his kith and kin in the marriage party of his brother. अर्थात मेरा दोस्त अपने भाई के शादी समारोह में, विवाह समारोह में अपने सभी रिश्तेदारों को इनवाइट किया। नेक्स्ट है फ्रेज के रूप में कम ए क्रॉस। कम ए क्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस। टू मीट बाय चांस अर्थात अकस्मात मिल जाना, अकस्मात मुलाकात हो जाना। तो इसको यूज अगर करते हैं हम वाक्य में तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, व्हाइल वॉन्डरिंग इन द मार्केट आई केम अक्रॉस माई क्लोज फ्रेंड। अर्थात जब मैं बाजार में घूम रहा था, मटर गश्ती कर रहा था, उसी समय मैं अपने क्लोज फ्रेंड से अकस्मात मिल गया। पुनः सुने, व्हाइल वॉन्डरिंग अथवा व्हाइल रोमिंग इन द मार्केट आई केम अक्रॉस माई क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड अर्थात समझना। मेक आउट का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड। इसको अगर हम यूज करते हैं वाक्य में तो कह सकते हैं आई विल ट्राई टू मेक आउट दिस मैटर। आई विल ट्राई टू मेक आउट दिस मैटर। मैं यह मामला समझने का प्रयास करूंगा। इस तरह से आपको सभी इडियम्स और फ्रेजेस के मीनिंग बताए गए, उसके इंपॉर्टेंट यूजेस बताए गए, वाक्य में कैसे आप करेंगे। यही तरीका है इडियम्स और फ्रेजेस का नॉलेज प्राप्त करने का। इस तरह से परीक्षा में अगर आता है ये महत्वपूर्ण, जैसा कि
जितने भी हैं महत्वपूर्ण हैं, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आ चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। यदि आप इसे बाय हार्ट लर्न कर लेंगे तो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, फर्स्ट पार्ट में इसके, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके समान अर्थ पूछता है, कहता है कि इसके समान सेम मीनिंग वाला वाक्यांश चुनिए, सेलेक्ट करिए, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए होते हैं। उसमें से आपको जो इसका सही अर्थ वाला होता है ऑप्शन, उस पर टिक करना होता है, ऐसा उसे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो जब आपको मीनिंग आएगी तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को हल कर लेंगे सही ढंग से। और बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा कि इंटरमीडिएट का, उसमें अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका वाक्य में अपने यूज करने के लिए आता है, जैसा कि आपको बताएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप इसे बाय हार्ट लर्न कर लेंगे, यह आपके लिए बहुत सहायक होगा। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके पहले वाला पार्ट फर्स्ट वाला जो वीडियो, उसे भी देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए यूजफुल होगा। अब इसके बाद पुनः कोई नए टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट अगली कक्षा में लाया जाएगा। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय।